नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूरोमेड टॉक्स विद डॉक्टर अरुण के साथ। मैं डॉक्टर अरुण तुनगारिया, ब्रेन और स्पाइन सर्जन। न्यूरोमेड टॉक्स हमारे इस चैनल पे हम बात करते हैं ब्रेन, स्पाइन और हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक की। और जहाँ पे ब्रेन हेल्थ की बात आती है वहाँ आइज़ को हम कैसे भूल सकते हैं। आइज़ आर विंडोज़ टू द ब्रेन। कहते हैं आँखें जो है एक झरोका है जिससे हम देखते हैं अपने ब्रेन के बारे में। और हमारी न्यूरो सर्जरी में भी बहुत सी जानकारी हमें आइज़ से मिल जाती है। आँखों की रोशनी कम है या ज़्यादा है, आँखों की पुतलियाँ या प्यूपिल्स किस तरह से रिएक्ट कर रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती है न्यूरोलॉजी के बारे में, हमारी ब्रेन हेल्थ के बारे में। इसी बारे में बहुत डिटेल से बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गौरव जैन, बहुत ही डायनेमिक यंग आई स्पेशलिस्ट बीकानेर के। जानते हैं डॉक्टर गौरव जैन से पहले उनके बारे में, किस तरह से उन्होंने बीकानेर में एडवांस्ड आई सेंटर जो डेवलप किया है उसके बारे में, और फिर पूछते हैं उनसे जानकारी आंखों से रिलेटेड। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गौरव जैन है। मैं एक फेको एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन हूं और बीकानेर आई हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट वर्क कर रहा हूं। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। वेलकम एंड थैंक यू फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस। इट्स माय प्लेजर सर। डॉक्टर गौरव, सबसे पहले हमें ये बताइए, जो आजकल का सबसे कॉमन क्वेश्चन है, एज ए ब्रेन सर्जन मेरे पास भी बहुत से पेशेंट आते हैं, वो ये प्रॉब्लम लेके आते हैं, अपने बच्चे की प्रॉब्लम लेके आते हैं या खुद की प्रॉब्लम लेके आते हैं जी कि सर स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल। तो आप ये बताइए, ज़्यादा स्क्रीन टाइम से आंखों पे क्या असर पड़ता है, और क्योंकि हम इसे पूरी तरह से अवॉइड नहीं कर सकते आजकल के इस डिजिटल एज में, तो क्या वो तरीके हैं, हमारी सेटिंग्स हम फ़ोन में क्या कर सकते हैं जिससे मिनिमम आंखों पे असर पड़े। बिल्कुल सर, एक्चुअली इस बीमारी का नाम ही कंप्यूटर विजन सिंड्रोम है। क्योंकि ये कंप्यूटर इसी नाम के अंदर में ही है। सो बेसिकली क्या होता है कि जब हम कोई भी स्क्रीन को बहुत देर तक देखते हैं तो हमारे नेचुरली एक आंखों की ब्लिंकिंग होती है। वो ब्लिंकिंग जब हम स्क्रीन देख रहे होते हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम देख रहे होते हैं, वो ब्लिंकिंग कम हो जाती है। तो उसकी वजह से आंखों में ड्राइनेस होने लगती है, इरिटेशन होने लगता है, आंखों पे स्ट्रेन भी पड़ने लग जाता है। और ये काफी कॉमनली जो है, जो बच्चे हैं या जो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन पे अपना स्क्रीन का यूज कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनको ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है। तो ऐसे में हम, अगर सिंपल भाषा में मैं आपसे पूछूं, कौन सी सेटिंग्स हमें फ़ोन में करनी है जिससे हमारी आंखों पे बहुत कम असर पड़े, बुरा असर ना पड़े, और खासकर हम बात करते हैं ब्लू लाइट की, तो हम किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं स्क्रीन, अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को? सर एक्चुअली ये दो पार्ट में है एक तरह से। इसका जो एक स्टैंडर्डाइज्ड रिकमेंडेड है प्रोटोकॉल, वो है 20-20-20 रूल। मतलब हर 20 मिनट के बाद में 20 सेकंड के लिए आपको अपनी आंखों को जो है रेस्ट देना है, स्क्रीन के ऊपर से हटा देना है। बट रियल लाइफ में सर ये प्रैक्टिकल नहीं है। 20 मिनट में तो कई लोगों का जाके कंसंट्रेशन बनता है और उसी समय स्क्रीन से हटा लेना तो किसी भी तरीके का सॉल्यूशन नहीं है। यूजुअली हम रिकमेंड करते हैं भाई 20 मिनट नहीं, आप एटलीस्ट 1 घंटे बाद, आधे घंटे के बाद में आपको जब भी ऐसा लगता है तब आप अपनी आंखों को स्क्रीन के ऊपर से हटा लीजिए। अच्छा, उसमें भी ये लोगों को लगता है कि भाई आंखों को बंद ही करके रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। कोई भी जब आप ये ब्रेक लेते हैं तब आपको आंखों को स्क्रीन से हटा के कहीं भी दूर की तरफ फोकस करना रहेगा, जिससे जो हमारी मसल्स हैं आंखों की वो रिलैक्स हो जाती हैं। दूसरा पार्ट जो आपने पूछा ब्लू लाइट का, सर एक्चुअली ये इनिशियली जो था, ये ब्लू लाइट ग्लासेस के नाम पे बहुत बड़ा फैड चालू हुआ था। जबकि ब्लू लाइट ग्लासेस बिल्कुल भी काम के नहीं है। इनका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जो ये बताता है कि ये हमारे कंप्यूटर स्ट्रेन को कम कर देता है। और इनफैक्ट आजकल तो फोन के अंदर ही वो सेटिंग्स आती हैं, हम नाइट मोड सुनते ही हैं। जी। ये वही चीज है, ये हमारी ब्लू लाइट को हटा देता है। इनफैक्ट अगर लोग क्या करते हैं, चश्मा जो होता है वो ब्लू लाइट ग्लासेस का बना लेते हैं, विच इज ओनली रिकमेंडेड कि आप केवल स्क्रीन टाइम पे लगाएं, पर हम पूरे समय लगा के रखते हैं। वो पूरे समय लगाने की वजह से जो हमारी ब्लू लाइट की वजह से जो हमारी एक्टिविटी, ब्रेन एक्टिविटी बढ़ती है, वो उसे कम कर देता है। तो हमें फायदा होने की जगह लॉन्ग टर्म हमें नुकसान ही होता है। तो अगर आप आज किसी से बात करेंगे तो कोई भी आपको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ये कहता हुआ नहीं मिलेगा कि आप ब्लू लाइट ग्लासेस यूज करिए। ओके, तो ये तो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन आपने दूर किया है। एक तो आपको रेगुलर स्क्रीन पे नहीं रहना है, एटलीस्ट 20 मिनट्स या 30 मिनट्स बाद कोशिश करें कि आंखों को दूर की चीज़ पे, डिस्टेंस कोई चीज़ है वहाँ पे फोकस लें, ताकि आपकी मसल्स को रिलैक्सेशन मिले। और दूसरा, शायद कह सकते हैं कि बहुत बड़ा मार्केटिंग गिमिक है, इन द नेम ऑफ आई प्रोटेक्टिंग ब्लू लाइट ग्लासेस। तो उसकी तरफ ना जाएं, ये एक मार्केटिंग गिमिक है सिर्फ। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया,
कि इसका कोई बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं है। सिंपल अपने फ़ोन में आई कंफर्ट जो मोड होता है या डार्क मोड होता है उसे ऑन करने से ही, ब्लू लाइट मोड, उसे ऑन करने से ही आप बेनिफिट ले सकते हैं, आंखों को बचा सकते हैं। बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर गौरव आपने। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट कंसर्न पे, एक कॉमन इशू पे, खासकर बच्चों से ही रिलेटेड है। बहुत ही यंग एज में बच्चों को रिफ्रैक्टिव एरर्स आ रही हैं जिसकी वजह से चश्मा बहुत कम उम्र में लग रहा है। कई बार तो ये होता है कि भाई बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन कई पेरेंट्स आते हैं कि पढ़ाई तो इतनी ज़्यादा नहीं है, लोड इतना नहीं है पढ़ाई का, फिर भी इसको चश्मा लग गया है, टीवी भी बहुत ज़्यादा नहीं देखता है। तो इसका क्या कारण है कि कम एज में ही बच्चों के चश्मे लग रहे हैं, रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से, दिखाई जो सही नहीं दे रहा है उसकी वजह से चश्मा लग रहा है। तो इसका क्या कारण है और कैसे इससे बच सकते हैं? सर अगेन जो पहले अपन ने बात करी थी, कंप्यूटर्स, स्क्रीन, ये एक मेजर कारण है जिसकी वजह से हमारे बच्चों में जो स्क्रीन है, कंप्यूटर चाहे हो, चाहे आईपैड है, चाहे फोन है, उसके एक्सेसिव यूज की वजह से आज की डेट में ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। लाइफस्टाइल चेंजेस हो रहे हैं, उसके साथ में भी बढ़ रहा है। इनफैक्ट ये एस्टिमेशन है कि 2050 तक 50% लोगों को चश्मा लग जाएगा। तो मतलब मेन स्क्रीन से रिलेटेड ही है, लाइफस्टाइल से जो चेंज हो रहा है जी। ओके, मेजर फैक्टर है लाइफस्टाइल चेंजेस और उसमें भी बढ़ता हुआ स्क्रीन टाइम इसका रीजन है। क्या डाइटरी भी कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ रही है? नहीं सर, ऐसा कुछ वो नहीं है। एक बैलेंस डाइट इंपॉर्टेंट है, ये नॉर्मल बैलेंस डाइट। एग्जैक्टली जो एक मिसकंसेप्शन है, मैं उसमें मैं आपको ऐड ऑन करके बता देता हूँ कि लोग कहते हैं कि कुछ गाजर खा लो या विटामिन ए खा लो। ये बेसिकली ऐसी चीज है कि वो एक मटकी भरी हुई है, हम उसमें और ऊपर कितना भी पानी डाल लें वो एक्स्ट्रा नहीं भर जाएगी। हमें ये पता ही नहीं है कि हमारे बॉडी के अंदर कौन सी विटामिन की कमी है, हम कितने भी वो एक्स्ट्रा ले लें उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो ओवरऑल हेल्थ की जरूरत है, ओवरऑल बैलेंस डाइट की जरूरत है। इंडिविजुअली वही चीज हमें लेनी पड़ेगी आंख के लिए भी जो अल्टीमेटली कमी मिले। वेरी गुड, वेरी नाइस इंफॉर्मेशन। बहुत ही कॉमनली सुनते हैं कि गाजर खा लो आपकी आंखें सही हो जाएगी, आपका चश्मा हट जाएगा। गाजर या बहुत से हेल्थ इन्फ्लुएंसर हैं जो पता नहीं क्या क्या चीज़ें बताते हैं आपकी आंखों को रोशनी को तेज करने के लिए या चश्मा हटाने के लिए। तो जैसा डॉक्टर गौरव ने बताया, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हेल्दी बैलेंस डाइट सिर्फ आपको लेनी है और खाने में ऐसा कुछ नहीं है जिसको बढ़ाने से आपका चश्मा हट जाएगा या आंखों की रोशनी तेज हो जाएगी। डॉक्टर गौरव, इसी को मैं अगर कंटिन्यू करूं तो यही बच्चे कुछ सालों में बड़े हो जाएंगे, यंग एडल्ट्स हो जाएंगे, और वहाँ पे जब चश्मा लग जाता है यंग एडल्ट्स में तो मैंने देखा है साइकोलॉजिकल फैक्टर थोड़ा आ जाता है, थोड़ा सा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि मेरे चश्मा लगा हुआ है, मेरे लुक्स अच्छे नहीं हैं। और आजकल का वैसे भी जो एक एज आ गई है कि बहुत ज़्यादा लुक्स पे बहुत जो यंग जनरेशन है फोकस करती है। तो उसी से रिलेटेड चीज़ है कि लेसिक सर्जरी बहुत कॉमन हो गई है आजकल। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें गाइडेंस दीजिए हमारे ऑडियंस को कि किस एज में करनी चाहिए, नंबर 1, कितनी सेफ है और क्या साइड इफेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? सर अगेन ये भी जो है, इसमें एक पहले हमें एक बेसिक बात हमें समझनी पड़ेगी कि लेजिक एक कॉस्मेटिक सर्जरी है। राइट। हमें जितना दिखता है चश्मे से या हमारी ओवरऑल जो विजन है, हम वो किसी भी तरीके से उसको बढ़ा नहीं सकते हैं जी। जो हमें दिखता है हमें लेजिक के बाद में भी उतना ही दिखेगा। केवल ये फर्क है कि जो मैं चश्मा लगाता हूँ या मेरी जो ओवर डिपेंडेंसी अपॉन चश्मा थी वो हट जाएगी। तो पहला क्राइटेरिया तो जो हमारे पास कोई आता है हम उसे यही समझाते हैं कि भाई आप ये मत सोचो कि हमें कुछ एक्स्ट्रा दिख जाएगा। हमें दिखेगा उतना ही, बेटर दिखेगा, नॉर्मल विजन आ जाएगा उसमें। नॉर्मल विजन आ जाएगा। जो चश्मे के बिना वो देख पाता है उसमें बेटर होके वो नॉर्मल की तरफ, वो एग्जैक्टली नॉर्मल हो जाएगा। चश्मे के बिना जो उसे धुंधलापन दिखता है या ब्लर्ड दिखता है जी, वो लेजिक से नॉर्मल विजन आ जाएगा। बिल्कुल। पर विजन सुपर नॉर्मल नहीं वो नहीं हो सकता सर, ये सब मार्केटिंग गिमिक्स हैं। अगर ऐसा होता तो किसी भी जो जिसके विजन नहीं है उसके लेजिक करके उसको सब कुछ दिखा दिया जाता। ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत सारे आजकल लेजिक टेक्निक्स आ गई हैं, उसके लिए भी लोगों में आजकल कंफ्यूजन बहुत रहता है। बट ओवरऑल अगर अपन बात करें तो ये सारी टेक्नोलॉजीज जो हैं एक ही प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रही है। बेसिक जो कोर वैल्यू है सबका सेम है। ये सब एक इवेंचुअल एडवांसमेंट्स हैं जिसकी वजह से कॉस्ट एड ऑन होता चला जाता है। पर ऐसा नहीं है कि इसमें ये खराब है या वो खराब है। रिकवरी पॉइंट्स जो हैं वो जरूर बदल रहे हैं भाई। एक ऐसी आजकल जो मॉडर्न सर्जरीज लेजिक हैं उसमें आप नेक्स्ट डे अपना काम कर सकते हैं। पर ऐसे नहीं है कि आप जो है कोई नॉर्मल आपने कोई लेजिक कराया या कोई पुरानी मशीन से आपने लेजिक करा लिया तो उसके जैसे आपको बेड रिडन हो जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला। 15-20 दिन, महीना भर डाउन द लेन सब कुछ नॉर्मल और सब कुछ बराबर होता है। जी। और किस एज ग्रुप में पेशेंट्स को लेजिक की तरफ जाना चाहिए? सर ये 18 प्लस के बाद में एक्चुअली एक एज क्राइटेरिया तो जो है वो इसमें बेसिकली 3 क्राइटेरियाज होते हैं। जी। पहला है 18 प्लस,
ठीक है। एज 18 से नीचे नहीं कर सकते हैं जी। दूसरा होता है कि चश्मे का नंबर एटलीस्ट साल भर तक स्टेबल रहना चाहिए। ओके। क्योंकि लेजिक से हम नंबर को हटा सकते हैं, नंबर के बढ़ने को नहीं रोक सकते। जी। तो जैसे ग्रोथ हम मानते हैं कि भाई 18 ईयर्स तक होती है, जी। तो इसीलिए हमें 18 का वेट करना पड़ता है। और फिर तीसरा क्राइटेरिया होता है कि मेरे आंखों का क्या स्टेटस है। तब वो सारे जांचें आती हैं, उन इन्वेस्टिगेशंस को करने के बाद पता पड़ता है कि मेरी आंख लेजिक के लिए फिट है या नहीं है आजकल। लेकिन और ऑल्टरनेट सर्जरीज भी आ गई हैं जिसके अंदर में अगर लेजिक के लिए कोई अगर फिट नहीं है तो उनके आजकल एक फेकी कॉन्टैक्ट लेंसेज भी लगा दिए जाते हैं जो कि आंख के अंदर इम्प्लांट हो जाता है। ओके। जैसे हम कॉन्टैक्ट लेंसेज सुनते ही हैं, जी जी, वो उसी तरीके के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, लेकिन वो आपको रोज हटाना और लगाना नहीं है, वो आपके आंख के अंदर ही इम्प्लांट हो जाता है। और वो क्या परमानेंटली इम्प्लांट होता है? हाँ, वो परमानेंटली इम्प्लांट, वो कभी निकाला नहीं जाएगा? नहीं, वो अल्टीमेटली अगर कभी कोई देखिए अपन अगेन अगर अपन लेजिक भी कर रहे हैं तो हम आंख के एक पार्ट को ट्रीट कर रहे हैं, पूरी आंख को नहीं कर रहे हैं। तो लेजिक होने के बाद में कुछ और प्रॉब्लम नहीं हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता जी। अगर कुछ होना होगा तो बिल्कुल होगा। ऐसे में हमें जैसे फॉर एग्जांपल लेजिक करवाया तो इसका ये मतलब कि कैटरेक्ट नहीं होगा? कैटरेक्ट तो बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अगर एक कैटरेक्ट के लिए एक गोल्डन स्टैंडर्ड सेइंग है कि जो जितना लंबा जिएगा उसको कैटरेक्ट तो होगा ही होगा। अच्छा जी, बिल्कुल। तो एक चीज तो ये क्लियर हुई कि लेजिक सिर्फ 18 साल से ऊपर जो उम्र वाले यंग हैं उनको ही कराना चाहिए। बहुत ज़्यादा जो एडोलेसेंस में अगर सोच रहे हैं कि हमारा चश्मा हट जाए तो वो अभी पॉसिबल नहीं है। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल कि लेजिक में क्योंकि आजकल एआई और रोबोटिक सर्जरी खासकर सर्जिकल फील्ड्स में बहुत ज़्यादा आ गई है, तो क्या ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं, बेसिक टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं लेजिक की जो सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट दे सकती है? क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कॉस्ट को बढ़ाना, ट्रीटमेंट के कॉस्ट को बढ़ाना, वो भी हमारी कंट्री में फिजिबल नहीं है। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी सर्जरी है, लेजिक की कौन सी टेक्निक्स हैं जो सबसे बेस्ट हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है? सर जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि ये सारी लेजर जो हैं एक बेसिक प्रिंसिपल पे ही वर्क करती हैं। जो एडवांसमेंट हो रहा है वो बेसिकली जो कैलकुलेशंस हो रही हैं, उन कैलकुलेशंस में हम नंबर को कितना फाइन ट्यून करके हटा रहे हैं, केवल उसी के अंदर में हो रहा है। तो अगेन अगर आपका पहले अपने को ये समझना पड़ेगा कि अगर मुझे चश्मा हटवाना है तो मेरे लिए सारे लेजर सही हैं जी। अगर मेरा जेब मुझे अलाउ करता है कि मैं हायर एंड सर्जरीज कराऊं तो वो बिल्कुल करानी चाहिए। आपको डेफिनेटली आपको जो एडवांटेज मिलेगा। पर ऐसा नहीं है, ये जो एक माहौल बन गया है कि जो लेटेस्ट है वही बढ़िया है, पुराना तो बेकार हो गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो इस हेल्थ केयर में भी जो मार्केटिंग चल रही है उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। साथ ही एक सवाल एक और पूछूंगा लेजिक से संबंधित, रोबोटिक सर्जरी, जैसे कि रोबोट्स तो इम्प्लांट लगा रहे हैं, ब्रेन सर्जरी की अगर मैं बात करूं तो रोबोटिक सर्जरी, इम्प्लांट में, गामा नाइफ सर्जरी में, इन सब में रोबोटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। तो क्या फिर आपकी जो आई में जो सर्जरीज हैं जैसे कैटरेक्ट सर्जरी या लेजिक सर्जरी, इसमें रोबोटिक सर्जरी का कहाँ तक अभी तक रोल है? सर लेजिक तो बेसिकली एक रोबोटिक सर्जरी ही है। ओके। हम लोग तो एक मीडियम है जो कि हम उस मशीन को मैनेज कर रहे हैं। अल्टीमेटली नंबर हटाने का काम तो मशीन ही कर रहा है। और कैटरेक्ट में भी आजकल ये सेम इम्प्लीमेंट हो गया है। हालांकि पूरी सर्जरी आज के डेट में रोबोट नहीं कर सकता है, पर बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जिसको हम फाइन ट्यून कर सकते हैं। वो आजकल रोबोट के थ्रू होने लग गया है। जी जी। तो लेजिक सर्जरी रोबोटिक सर्जरी है एक तरह से कह सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन कैटरेक्ट में हमें रोबोट पे डिपेंडेंट रहना है, लेकिन सर्जन का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर गौरव, इसके बाद हम एक और इम्पॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन टॉपिक कैटरेक्ट के बारे में, इसके बारे में बहुत से मिथ्स हैं कि जैसा मैंने पहले बताया कि ये आप फूड खा लीजिए तो आपको कैटरेक्ट नहीं होगा, ये आई ड्रॉप आप डाल लीजिए आंखों में तो आपको कैटरेक्ट नहीं होगा। मैं दो सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। एक तो ये मिथ्स के बारे में कि क्या कोई ऐसा आई ड्रॉप है जिससे कैटरेक्ट आप हटा सकते हैं? दूसरा, क्या ऐसी कोई डाइट है जिससे आप कैटरेक्ट को बचा सकते हैं होने से? और जो दूसरा पहलू है इस सवाल का वो ये है कि कैटरेक्ट जो सर्जरी है वो किस एज ग्रुप में ज़्यादातर आप कैटरेक्ट सर्जरीज करते हैं, और आजकल जो लेटेस्ट एडवांसमेंट आ गई है उसमें, उसके बाद ये सर्जरी कितनी इफ़ेक्टिव हो गई है और कितनी इजी हो गई है? कॉस्ट इफेक्टिव तो डेफिनेटली हो गई है क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कोई भी आजकल कैटरेक्ट सर्जरी करवा सकता है, ऐसा नहीं कि उसके आउट ऑफ रीच है, बड़ी सिंपल सी हो गई है। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर इसमें स्टार्टिंग में आपको मैं बताऊंगा कि अगर ओवरऑल हम हमारे मेडिकल फील्ड की अगर बात करें तो सबसे रिवॉर्डिंग सर्जरी अगर कोई मानी जाती है तो वो कैटरेक्ट सर्जरी ही मानी जाती है। उसमें आप लगभग नियर परफेक्ट
जो है विजन को Results ला हैं। सकते हैं। जी। एग्जैक्टली आपका जो नेचुरल है वैसा नहीं हो सकता, ये भी एक लिमिटेशन हमें समझनी पड़ेगी, पर नियर परफेक्ट हम ला सकते हैं। काफी हद तक हम अपने आंखों को मॉड्यूलेट कर सकते हैं, चश्मे के नंबर को भी अपन चेंज कर सकते हैं। जब चश्मा लग रहा है तो हम चश्मे से इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं जी। कैटरैक्ट जो भी लंबा जिएगा उसको होगा, इसका एज का कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है। Okay. यूजुअली जो है ये एल्डरलीज में ज्यादा मिलता है, जी जी। पर ऐसा नहीं है कि कह ये सकते बच्चों हैं में नहीं हो 60 की एज के बाद ज्यादा होता है या 65? सर आजकल जिस टाइप का जो लाइफस्टाइल हो रहा है Okay. उसके अंदर में जो एज ऑफ इंसिडेंस है कैटरैक्ट की वो और नीचे की तरफ Early आ आ रही है, रही है। अर्ली Okay. 50s में भी होने लग गया है। ओके पर ये नहीं है कि केवल ये इसी एज ग्रुप में होगा, जी। बच्चों में भी कैटरैक्ट होता है इनफैक्ट। अच्छा। और इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है कि वो कैटरैक्ट बचपन से ही होता है, लेकिन वो मैनिफेस्ट करता है अपने अर्ली 20s और 30s के अंदर में भी। ओके। और उसको उस जो कैटरैक्ट अर्ली ऑनसेट है बच्चों में है, उसका कुछ टर्म है साइंटिफिक? सर वो कंजेनिटल कैटरैक्ट कॉन्जेनिटल कैटरैक्ट, या एज रिलेटेड कैटरैक्ट, बच्चों का बचपन से हो रहा कैटरैक्ट है। है। ठीक है। इनफैक्ट बड़ों का हुआ हुआ कैटरैक्ट फिर भी उतना हार्मफुल नहीं है जितना बच्चों का होता है, क्योंकि बच्चों में वो एज ऐसी है जहाँ पे जी। आपको विजन डेवलप होना है। जी जी। आपके पास आंखें दिख जाएगा ऐसा नहीं होता है, वो भी एक पूरा सिस्टम जो है बॉडी अपने का आपको रिवायर करती है, सिखाती है कि कैसे देखना है, माइंड अपने आप को सिखाता है। तो अगर बच्चों में होता है तो ये एक ज्यादा एक इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू में आ जाता है जी। एज कम्पेयर टू एल्डरली। ओके। और जो मेरा सवाल था कि क्या ऐसा फूड है, सुपर फूड, जो कैटरैक्ट को बचा सकता है, और क्या कोई ऐसी आई ड्रॉप है? क्योंकि मैं आजकल देखता हूँ कि हमारी फीड्स में आते हैं कि इस तरह के आई ड्रॉप आ गए हैं, आप वो लगाइए, वो डालिए आंखों में, तो आपका कैटरैक्ट आप बचा सकते हो। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? सर सुपर फूड की अगर हम बात करें तो बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स ही जो हमारी Okay. बॉडी को मॉड्यूलेट करते जी हैं। जी। अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मेरा ये मानना है, या हमेशा ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है, कि आपको एक बैलेंस डाइट लेना है, जी जी। वही आपके लिए लॉन्ग टर्म आपको काम करेगा। दवाइयाँ ऐसे आती हैं जो कि अपनी जो प्रोग्रेशन है उसको रोकने का क्लेम करते हैं, बट अभी भी डेफिनेटिव कुछ भी नहीं है, कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं आया हुआ है कि कोई भी दवाई आपके कैटरैक्ट को बचा लेगी। ऐसी कोई दवाई खाने की नहीं आई है, चाहे एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, कहीं भी चाहे हो। किसी भी पैथी में। ओके। और दूसरी चीज, कौन सी आई ड्रॉप ऐसी है जो वाकई में, क्या आई ड्रॉप है ऐसी जो कैटरैक्ट को बचा सकती है? नहीं सर, जी। कैटरैक्ट को नहीं होने देने जैसी कोई दवाई नहीं है। बेसिकली कैटरैक्ट एक बीमारी नहीं है, ये एक एज का एज का प्रोग्रेशन है। प्रोसेस है, राइट। तो कैटरैक्ट को रोकना मतलब आप अपनी एज को रोक रहे हो, वो जो पॉसिबल नहीं है। जी जी। तो आप भी इस तरह के बहकावे में मत आइए कि ये बिल्कुल एक सूडो साइंस है कि आई ड्रॉप डालने से कैटरैक्ट खत्म हो जाएगा या आंखों की रोशनी आपकी बढ़ जाएगी। इन चीज़ों पे मत जाइए। जो साइंटिफिक नॉलेज है, डॉक्टर जो क्वालिफाइड हैं इस चीज़ के लिए, उनकी बात मानिए, उनकी सजेशन आप लेंगे तो ही आपकी आंखें सही रहेंगी। बात करते हैं एक और कॉमन टॉपिक पे। बहुत ही कॉमनली मैं देखता हूँ पेशेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि मेरे को प्लस का चश्मा चढ़ा हुआ है, मेरे को नेगेटिव का चश्मा चढ़ा हुआ है, माइनस का चश्मा चढ़ा हुआ है। तो ये प्लस माइनस का क्या चक्कर है? ये जो हमारा ऑडियंस है जनरली, जिनको ये कन्फ्यूजन रहता है, उनको कन्फ्यूजन दूर करने के लिए बताइए कि प्लस का नंबर क्या होता है, माइनस का नंबर क्या होता है, कौन सी एज ग्रुप में प्लस वाला आता है और कौन सी एज ग्रुप में माइनस का नंबर? बिल्कुल सर, इसको भी वही स्टार्टिंग से स्टार्ट जी। करते हैं, बच्चों से लेते हैं जी आपको प्लस का या माइनस का कोई भी नंबर लग सकता है जी। बेसिकली क्या होता है कि हमारी आई की एक ग्रोथ होती है जी। तो जब आई की ग्रोथ एक नॉर्मल पैरामीटर से ज्यादा हो जाती जी। है, आई ग्रोथ ज्यादा हो जाती है, उस समय पे हमें उस रिफ्रैक्टिव एरर को निगेट करने के लिए माइनस का नंबर लगता है। ओके। वैसे ही अगर हमारी आई ग्रोथ जो है, जो एक नॉर्मल रेंज है, वहां तक अगर नहीं पहुंच पाती है तो उस स्थिति में हमें देखने के लिए प्लस का नंबर लगता है। ओके। बच्चों में प्लस का या माइनस का कोई भी नंबर आ सकता है जी। दूर और नजदीक का इस स्टेज के ऊपर पे कोई लेना देना नहीं है। अगर अच्छा। बच्चे के नंबर है तो उसको पूरे समय लगाना है, जी। दूर और नजदीक कुछ नहीं होगा उसके अंदर। जी जी। जो नजदीक का नंबर हमें लगता है वो आफ्टर 40 या नियर 40 हमें लगता है। ओके। तब क्या होता है कि हमारी आंख, जो कोई भी नजदीक की चीज हमें देखनी है तो हमारी आंख की मसल्स जो है उसको फोकस करने का काम करती है। जैसे जैसे हम 40 की तरफ जाते हैं, ये जो मसल्स की पावर है ये वीक हो जाती है, तो उसकी वजह से हम देख नहीं पाते हैं। तो उसके लिए फिर हमें प्लस का नंबर लगता है। अब ये वाला प्लस का नंबर ऑलरेडी जिसके प्लस का नंबर लगा है उसके भी लगेगा, जिसके माइनस का नंबर लगा है उसके भी लगेगा। ओके। तो एक और इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि जिन बच्चों को दूर की नज़र कमजोर है और माइनस का उन्हें नंबर लगा हुआ है, तो क्या उन्हें पढ़ते समय भी उन्हें लगाना चाहिए? बिल्कुल सर, पूरे समय लगाना, पूरे समय लगाना। बिल्कुल।
ये दिख रहा है इसलिए नहीं लगाना, ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसके साथ में कई चीजें और भी अटैच्ड हैं। अगर हम चश्मा पूरे समय नहीं लगा रहे हैं, अगर कोई बच्चा चश्मा उतार के पढ़ रहा है तो दिख तो उसको जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म ऐसे में स्क्विंट होने का भी रिस्क रहता है। ओके, तो अगर किसी की दूर की नज़र कमजोर है, बच्चों में खासकर, और चश्मा लगा हुआ है, तो पढ़ते समय या मोबाइल देखते समय भी उन्हें चश्मा लगाना है। हालांकि मोबाइल जो है करें कि अगर नजर कमजोर है तो चश्मा पूरे समय लगेगा। दूर नजदीक का कंसेप्ट 40 साल के बाद आता है, उससे पहले नहीं। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने डॉक्टर गौरव। साथ ही इसी से रिलेटेड सवाल जो डॉक्टर गौरव ने अभी जिक्र किया, स्क्विंट के बारे में, टेढ़ापन, आंखों का टेढ़ापन या भैंगापन जिसे कहते हैं, स्क्विंट प्रॉब्लम कई बार तो बचपन से ही देखते हैं हम, छोटे बच्चों में स्क्विंट की प्रॉब्लम आ रही है, और कई बार हम देखते हैं कि वो बड़ों में स्क्विंट की प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली हमें बताइए कि स्क्विंट की प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है, क्यों होती है, और अगर स्क्विंट किसी को हो गया है तो क्या वो चश्मे से ठीक हो जाएगा या उसके लिए कोई सर्जरी करनी पड़ेगी? सर बेसिकली जो स्क्विंट है ये बेसिकली एक एंड रिजल्ट है, जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम है जब वो अनट्रीटेड रह जाती है तो उसकी वजह से इवेंचुअली जो है स्क्विंट हो जाता है, आंखें उस तरह से एडजस्ट हो जाती है। तो अगर ये बहुत कॉमनली जो प्रॉब्लम आती है वो चश्मे के नंबर के साथ जुड़ी हुई है, और स्पेशली बच्चों में जुड़ी हुई है। कई बार बच्चे उसी स्टेज पे आते हैं जब उनकी आंख टेढ़ी हो जाती है, तब वो दिखाने आते हैं कि भाई क्यों दिक्कत आ रही है, तब पता पड़ता है कि ये चश्मे की वजह से हो गया है। जी, रोशनी उनकी प्रॉब्लम कम होती है, उसको कम दिख रहा होता है, कम दिखने की वजह से आंखों का जो एडजस्टमेंट है, टेढ़ापन उसमें आ जाता है, जिसको हम स्क्विंट कहते हैं। बिल्कुल, तो मेजरली तो चश्मे की वजह से आती है। अगर विजन नहीं डेवलप हुआ होता है उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। अगर एक आंख के अंदर में अगर विजन वीक है, अगर प्रॉपरली उस टाइम नहीं दिख रहा है, तो उन लोगों में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या ये बचपन से ही शुरू हो जाती है? बिल्कुल सर, जो कंजेनाइटली है वो ज्यादा देखा जाता है कंपैरेटिवली टू जो एडल्ट्स हैं, उनमें फिर वो एक्वायर्ड डिसीज हो गई, कोई ना कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम रही जिसका एंड इफेक्ट जो है वो स्क्विंट में होके दिखने लग गया। तो ज्यादा कॉमन ये है कि वो बचपन से ही शुरू हो जाती है प्रॉब्लम, और आंखों की रोशनी क्योंकि सही नहीं है उस वजह से आंखें एडजस्ट करती हैं अपने आप को, और जिसकी वजह से टेढ़ापन आंखों में आ जाता है। अच्छा सर, इनफैक्ट मैं ये अभी ऐड करना चाहूंगा कि जो टेढ़ापन आता है वो डे 1 पे ही परमानेंट नहीं हो जाता है। ओके, बच्चों में इंटरमिटेंटली ज्यादा दिखेगा टेढ़ापन। बच्चा जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है या कुछ बहुत ज्यादा रो रहा है उस समय ये ज्यादा दिखता है। और मेजरली वो जो है वो बच्चा सीधा देख रहा होता है। तो पेरेंट्स जो आते भी हैं वो ये कहते हैं कि बच्चा हमारा कभी कभार टेढ़ा दिखता है। जी, हमेशा टेढ़ी नहीं दिखती, हमेशा टेढ़ा नहीं कभी दिखता है। लेकिन ये सबसे बेस्ट स्टेज है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम अगर अपन एक जनरलाइज बात करें तो ये नंबर की वजह से है। जी। तो जो टेढ़ापन परमानेंट हो सकता है, अगर वो चश्मे की वजह से रुक रहा है तो उससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। जी बिल्कुल, चश्मे से अगर उसे ठीक किया जा सकता है तो वो सबसे बेस्ट है। लेकिन जिन केसेस में ये नहीं हो पाता, अनफॉर्चुनेटली चश्मे की जो स्टेज है वो निकल जाती है, तो क्या कौन सी सर्जरीज होती हैं स्क्विंट के लिए जो वापस से उसको नॉर्मल एक अपीयरेंस दे सकती है? जो स्क्विंट सर्जरीज होती हैं सर, वो डिपेंड करती हैं कि आंख में टेढ़ापन किस प्रकार का है। कई लोगों में आंख अंदर की तरफ घूम जाती है, कईयों में बाहर होती है। जी। इनफैक्ट कई लोगों की आंख ऊपर की तरफ भी टेढ़ी हो जाती है। अच्छा। तो वो डिपेंडिंग अपॉन कौन सी मसल्स के ऊपर पे ये वीकनेस आई है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होता है और बहुत इजीली हो जाता है। जी। तो स्क्विंट सर्जरी के लिए बहुत घबराने की बात नहीं है, इजीली हो जाती है और रिजल्ट्स भी अच्छे आ जाते हैं। बट सर इसमें एड ऑन यही है कि भाई कई लोग सोचते हैं कि भाई मैंने आंख जो मेरी टेढ़ी थी मैंने सही करा ली तो मुझे दिखने लग जाएगा, रोशनी भी सही हो जाएगी। ये मिसकंसेप्शन है कि स्क्विंट सर्जरी अगर करवाई है तो आंखों की रोशनी भी वापस नॉर्मल हो जाएगी। उसके लिए उसे या तो फिर चश्मा लगाना पड़ेगा या लेजिक करवा सकते हैं। बिल्कुल। और इनफैक्ट अगर मैंने आंख जो टेढ़ी थी वो सीधी करवा भी ली, लेकिन जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम थी चश्मे की, अगर मैंने वो ठीक नहीं किया तो इवेंचुअली वापस से मेरी आंख टेढ़ी होगी। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने स्क्विंट के बारे में। इसी के साथ ही मैं डॉक्टर गौरव से ये भी पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर गौरव को बहुत समय हो गया है, एक्सपीरियंस उनका काफ़ी रिच है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस आंखों की प्रॉब्लम्स को लेके, आई सर्जरीज को लेके। उनसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आपके करियर में सबसे डिफ़िकल्ट आई सर्जरी कौन सी थी, वो क्यों डिफ़िकल्ट लगी आपको, कैसे ओवरकम किया आपने उसे? मैं सर डिफ़िकल्ट तो नहीं बता पाऊँगा, बट एक यूनिक या वो कह लेते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट जो आता है हमारे पास में एंड वो ऐसी सर्जरी से चाहे स्क्विंट सर्जरी ही है जी तो वो पे नहीं कर पा रहा होता है जी। तो जब हम उसको कर देते हैं सर्जरी, हम उससे पैसा नहीं लेते हैं या कम ले लेते हैं और उसके बाद में जो वो हमें एक फीडबैक देता है, जो वो दुआएं देता है, वो अनइमेजिनेबल होता है, वो उसके आगे कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, मोस्ट सेटिस्फाइंग जो पार्ट है हमारी मेडिकल लाइफ का, डॉक्टर्स की लाइफ का,
वो सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन तभी मिलता है जब पेशेंट ठीक हो जाता है और उसके लिए आभार व्यक्त करता है, थैंक यू बोलता है। उससे ज़्यादा इस किसी भी डॉक्टर को कुछ भी नहीं चाहिए होता है। अब बात करते हैं एक और चीज़ के बारे में जो हम कह सकते हैं कि हमारे जो अपकमिंग डॉक्टर्स हैं, एमबीबीएस जो कर रहे हैं, हाल ही में नीट का भी रिजल्ट आया था। बताइए कि जो डॉक्टर एस्पायर कर रहे हैं कि उन्हें ऑफ्थेल्मोलॉजी की ब्रांच लेनी है, उन्हें आई सर्जन बनना है, क्योंकि मुझे अपने एमबीबीएस के दिन याद है, बहुत से जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट होते थे, एमबीबीएस जो कर रहे होते थे, वो बड़ा एस्पायर करते थे कि मुझे तो आई सर्जन ही बनना है, क्योंकि ये ब्रांच बड़ी अच्छी है, कोई इमरजेंसी नहीं है और बहुत से पेशेंट हैं, क्योंकि कैटरेक्ट तो सबको कैटरेक्ट तो अल्टीमेटली होगा ही। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि अगर कोई एमबीबीएस स्टूडेंट चाहता है कि वो आई सर्जरी आगे जाके करना चाहता है, आई सर्जन बनना चाहता है, तो उसे बस इंस्पायर करने के लिए आप क्या बताएंगे इस ब्रांच के बारे में? सर, इंस्पायर से ज़्यादा मैं एक रियलिटी चेक देना चाहूँगा। राइट। आई की जो फील्ड है ये टेक्नोलॉजी हैवी फील्ड है और टेक्नोलॉजी की अपनी एक प्राइस है। अगर आपको बेस्ट क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अगर पेशेंट को देना है, इन्वेस्टिगेशंस देने हैं, सो उसके लिए आपको फिर बेस्ट मशीन्स को भी लगाना पड़ेगा। अगर लेजिक की भी बात करें तो आज की डेट में मिनिमम टू मिनिमम भी अगर कोई लेने जाएगा तो आपको 2-2.5 करोड़ से नीचे की कोई मशीन ही नहीं मिलेगी। और लेजिक तो केवल एक पार्ट हो गया, कैटरेक्ट अलग है, इन्वेस्टिगेटिव पार्ट सारा अलग है। तो ये आप जो भी लेना चाहे वो पहले ये डिसाइड कर ले कि मुझे क्या लेवल ऑफ क्वालिटी देना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, वो तभी आगे बढ़ पाएगा, उसके बाद तभी सेटिस्फाइड रह पाएगा। बहुत अच्छा इंसाइट दिया आपने इस ब्रांच के बारे में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहना होता है जो हाई एंड मशीन्स होती हैं। तो उस तरह से थोड़ा मेंटली प्रिपेयर हो कि आगे आने वाले समय में करियर डेफिनेटली सब अपना बनाएंगे, लेकिन अगर आपको आई सर्जरी की फील्ड में जाना है, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट बनना है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखें कि हमें बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट इक्विपमेंट्स पे करना होगा इन केस वो अपना खुद का कोई क्लिनिक शुरू करना चाहते हैं। गौरव, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी चीज़ों को आपने क्लैरिफाई किया, स्क्विंट को लेके, कैटरेक्ट को लेके, लेजिक सर्जरी को लेके, बहुत ही कॉमन टॉपिक्स हैं और बहुत लोग जानना चाह रहे थे। इनफैक्ट हमने भी एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले आँखों से रिलेटेड, तो उस पर बहुत क्वेरीज आई थी आँखों से संबंधित। तो मुझे उम्मीद है सभी जो ऑडियंस है उनको बहुत अच्छा लगा होगा ये आज का वीडियो। आप शेयर करिए ये वीडियो उनके साथ में जिन्हें आँखों के बारे में और भी जानना है। इस तरह के वीडियोस रहिए न्यूरोमेड टॉक्स विद डॉक्टर अरुण के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर गौरव। थैंक यू सर।